वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। बात करेंगे आज 21वें क्लास की। आज 500 MCQ सीरीज जो सीटेट जुलाई 2025 के लिए चल रहा है उसका आपका आज 21वां क्लास है, 21st क्लास है। आज इस 21वें वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन को करेंगे और इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद प्लीज़ आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए नाम के साथ, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक मतलब द्वितीय वाहक, यानी कि सेकेंड फैक्टर्स ऑफ द सोशलाइजेशन का सेकेंड फैक्टर कौन हो सकता है इनमें से? पहला, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। निकटतम परिवार पहला है यानी कि फर्स्ट फैक्टर है, तो ये तो होगा नहीं। परिवार जहाँ जहाँ वहाँ काट दीजिए क्योंकि ये होगा नहीं। परिवार पहला फैक्टर है यानी कि समाजीकरण का पहला जो वाहक है वो परिवार ही है, तो परिवार जितना था सब काट दिए। अब बच गया लास्ट, विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय और पास पड़ोसी द्वितीय या गौण वाहक है। द्वितीय बोले, गौण बोले या सेकंड बोले सब बराबर है, सेकंड भी वही बात है। ले वैगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। बात हो रही है ले वैगस्की की। बात किसकी हो रही है? ले वैगस्की की। याद रखना, समाजीकरण या समाज। ठीक, अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ समाजीकरण और समाज मिलता है। मानसिक प्रारूप स्कीमस का समायोजन, स्कीमे की बात ले वैगस्की ने नहीं की है। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है नहीं दिया है, बंडूरा ने दिया है। संतुलन तो होगा नहीं। अब आइए ले वैगस्की की बात हो रही है सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि ले वैगस्की कहते हैं कि बच्चा कहाँ से सीखता है? तो समाज से सीखता है। समाज से अन्योन्य क्रियाएं करके सीखता है, यानी कि समाज से आपको परस्पर क्रियाओं कर करके या इंटरेक्ट करके सीखता है। तो समाज से ही, ले वैगस्की के अनुसार समाज से ही बच्चा सीखता है। तो ये बात हुई। और जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चा सीखे हुए रहता है, समाज से नहीं सीखा रहता, बल्कि बच्चा संज्ञान लेता है और बच्चा कुछ ना कुछ जानता है। और ले वैगस्की क्या बोलता है कि समाज में बच्चा जाएगा तब उससे जो समाज में वो देखेगा वो सीखेगा। तो दोनों कोई का अलग अलग कंसेप्ट है। जैन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञान लेता है बच्चा। ले वैगस्की के अनुसार अनुक्रिया करता है समाज का। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया, कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, यह नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया। तो उसमें कई सारा कंसेप्ट दिया। कोलबर्ग ने अच्छा लड़का अच्छे लड़की का कंसेप्ट दिया। कोलबर्ग ने यह बताया कि डर या दंड या फिर उपहार का डर, या तो दंड या फिर अच्छा बनने का डर, ये कोलबर्ग बताते हैं। तो फिर कोलबर्ग अच्छा लड़का अच्छी लड़की का भी बात बताते हैं, हीरो वर्शिप भी बताते हैं कोलबर्ग। तो नैतिक तर्कना में यह स्टेटमेंट, यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बच्चे को यह बताया जा रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो जो अगले के माता पिता हैं वो आप पर प्राउड करेंगे। तो इस हिसाब से बच्चे को क्या बताया जा रहा है कि आप अगर अच्छे रहोगे तो आप अच्छे कहलाओगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो बच्चे को क्या बना रहा है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अनुकूलन हो सकता, कानून और व्यवस्था अनुकूलन इसमें नहीं होगा। अगर आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, ये होगा कानूनी व्यवस्था अनुकूलन। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन इसमें भी नहीं होगा। अगर आप चोरी करोगे तो पिटाओगे, ये दंड हुआ। अगर आप फर्स्ट आओगे तो नई साइकिल मिलेगी, ये हो गया आपको आज्ञाकारिता, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक संकुचन तो होगा ही नहीं, सामाजिक संकुचन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सही ए होगा। कोलबर्ग के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट, यदि आप ईमानदार हो तो उसके माता पिता पर गर्व करेंगे। अच्छा लड़की अच्छी लड़की अच्छा लड़का बनने का और इशारा करता है। आइए 14, जीन पियाजे यानी कि संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन की बात कभी भी जीन पियाजे नहीं करेंगे। ये
वैगेस्की का कंसेप्ट है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास कभी भी जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में नहीं दिया है ऐसा कुछ बात। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं। कहते हैं कि पुनर्बलन रेनफोर्समेंट करना एक नेगेटिव क्रिया है, इसलिए आप किसी भी बच्चे पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं, किसी भी तरह का पुनर्बलन नहीं कर सकते। ये भी गलत हो गया, भी गलत। बच गया सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा पर्यावरण में खोजबीन करके सीखता है, तोड़ फोड़ करके सीखता है, सही गलत करके सीखता है। तो ये हो गया आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप है। स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप है बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। क्या बोल रहा है? जीन पियाजे के अनुसार वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए जो पुराना सीखे हुए हैं उसमें बदलाव और कुछ पुराना में बदलाव ला करके नया सीखना, ये क्या कहलाता है? जैसे अगर आप किसी बच्चे को बिल्ली का कंसेप्ट दे चुके हैं, तो बिल्ली जो है 2 कान होती है बिल्ली की, मियाओ बोलती है और मूंछ होती है, और फिर बाद में उस बच्चे को कुत्ता दिखा, तो ये तो पुराना कंसेप्ट उसके पास बना हुआ है कि बिल्ली ऐसी होती है, बस उसमें नया चीज़ ये जोड़ देना है कि बिल्ली म्याओ बोलती है, कुत्ता भौं बोलता है, तो उस हिसाब से बच्चा सीख जाएगा। तो यह जो पूरी क्रिया है वो क्या कहलाती है? समाजीकरण और संशोधन के रूप में। ए तो बिल्कुल नहीं होगा, समाजीकरण संशोधन के रूप में नहीं होगा ये। उसके बाद फिर बी समावेशन और समायोजन के रूप में हो सकता है, बी हो, लेकिन सी पढ़ते समायोजन अनुकूलन होगा नहीं। और उसका समावेशन और अनुकूलन यहाँ भी आ गया, अनुकूलन यहाँ भी आ गया, दोनों कट गया। समावेशन और समायोजन ही आंसर सही होगा, यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी में पुरानी जानकारी को समायोजित कर देना, या फिर पुरानी जानकारी में नए जानकारी को समावेश कर देना। तो यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं कर सकता है। क्लासरूम प्रगतिशील है और बच्चे को वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, तो शिक्षक क्या कर रहा है? लर्निंग को ईजी बना रहा है, तो इसमें समावेशन को हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होगा। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, आवृत्ति मतलब कि सीखने की क्रिया, तो आवृत्ति को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है, यहाँ भी ये भी गलत हो गया। खोज को प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहन देता है। और डी नियामक है, ये होगा ही नहीं। तो बच्चा एक प्रगतिशील कक्षा में है, टीचर पढ़ने को आसान बना रहा है, और टीचर क्या कर रहा है? वातावरण वैसा इन्वायरमेंट उपलब्ध करा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, खोज को प्रोत्साहन देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। हार्वर्ड गार्डनर किसका सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बोला हार्वर्ड गार्डनर कि एक ही इंसान में बहुबुद्धि हो सकती है, यानी कि बुद्धि जो है कई तरह की हो सकती है। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता हो, लिखता हो, यानी कि उसके अंदर जो है आपको प्रेस रिपोर्टर बनने की बुद्धि है। हो सकता है कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता हो, जैसे हमारे पीएम सर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उस हिसाब से उनके अंदर जो है नेता बनने की बुद्धि है। तो बुद्धि जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है, तो बुद्धि बहु होती है, यानी कि बहुत ढेर सारी होती है। शिक्षकों को चाहिए कि, तो उसने क्या दिया? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाव देता है कि शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे बहुबुद्धि को। ये बात हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। यह क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये निगेटिव हो गया। क्षमता भाग्य है लेकिन एक अवधि के अंदर भीतर बदलती है, यहाँ भी गलत हो गया। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। 8 भिन्न तरीके से नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके से पढ़ाना जाना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि 8 भिन्न तरीका, तो सी भी गलत हो गया। अब आइए डी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित, केवल बुद्धि लब्धि से ही नहीं निर्धारित किया जा सकता है, यह भी गलत हो गया। बी सी डी गलत, आंसर होगा ए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से अलग अलग विधि से पढ़ाए, तो ए हो गया। 18, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है,
लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसा कई बार होता है कि हम जब अपना काम करते रहते हैं तो अपने आप में बुनबुनाते भी रहते हैं या बनबनाते रहते हैं। तो बच्ची 5 साल की है और अपने आप में बात कर रही है, तो यह क्या है। जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के रूप में करेगा और ले वयस्की खोजबीन के रूप में। उल्टा हो गया, जिन पियाजे खोजबीन के तौर पे करता और ले वयस्की जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करता। तो आपको ये अन्योन्य क्रिया सामाजिक अन्योन्य क्रिया ले वयस्की के लिए होता और जिन पियाजे के लिए खोजबीन। तो यहाँ पर ए गलत हो गया, जिन पियाजे खोजबीन की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर बताया गया है सामाजिक अन्योन्य क्रिया जिन पियाजे के लिए ले वयस्की जो है अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं, जबकि ले वयस्की को खोजबीन पर बताया गया है। तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल गलत हो गया 18 का। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। जिन पियाजे और ले वयस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माँ अपने में बड़बड़ाती होगी इसलिए बच्चा भी बड़बड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। जिन पियाजे और ले वयस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति में करेंगे। देखिए, अहम केंद्रित प्रकृति में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो जिन पियाजे और ले वयस्की दोनों नहीं है, बल्कि जिन पियाजे जो है मतलब सेल्फ टॉक की बात करते हैं, यानी कि खुद से बात करना, जबकि वयस्की अहम केंद्रित यहाँ पर दोनों है, तो इसलिए सी भी गलत हो गया। आइए डी ऑप्शन पढ़ते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि ए बी सी गलत हो गया। जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित, हमने बताया ना जिन पियाजे ने अहम केंद्रित के बारे में बात किया है, जबकि ले वयस्की इसकी व्याख्या निजी भाषा, तो ये सही है। ले वयस्की निजी भाषा की बात करते हैं, जबकि जिन पियाजे अहम केंद्रित की बात करते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो गया। जिन पियाजे अहम केंद्रित, ले वयस्की निजी भाषा, ले वयस्की निजी भाषा, तो यहाँ पर आंसर डी हो गया 18 का। 19 लिंग एक है। लिंग क्या है, लिंग एक है। लिंग एक कैसी अवधारणा है या कैसा कंसेप्ट है। लिंग सहज गुण है, बिल्कुल गलत। सामाजिक संरचना है, हाँ लिंग एक सामाजिक संरचना हो सकती है। जैविक तो होगा नहीं क्योंकि जैविक जेंडर है। और शारीरिक संरचना बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। ये एकदम ईजी था, एकदम ईजी था। लिंग एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। और ये तीनों होगा नहीं, जैविक तो आपको बायोलॉजिकल तो जेंडर होता है। ले वयस्की की समान संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक में के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। आप ऐसे टीचर हैं जो ले वयस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि तथ्यों पर बात नहीं, बच्चा समाज से सीखता है, यह बात है। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न एमसीक्यू की बात नहीं करते हैं ले वयस्की, बल्कि समाज में देखेगा फिजिकल सहयोगी प्रोजेक्ट मानकीकृत काट दीजिए, सहयोगी प्रोजेक्ट सही है। कहीं भी मानकीकृत आएगा तो निगेटिव होता है। मानकीकृत क्या है, निगेटिव है। मानकीकृत मतलब फिक्स नहीं, बच्चे के बीच के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बच्चे के हिसाब से। तो 20 का जो आंसर सही है वो 20 का आंसर है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो आज का जो क्लास था बस इतना ही था कि आपने आज 10 क्वेश्चन को किया है। 10 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर जितना भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस बात के लिए सॉरी कि मैं बीच बीच में आपसे जुड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा पर्सनल कुछ काम पड़ जाता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं जॉब में हूँ तो थोड़ा स्कूल का भी कुछ काम रहता है। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। और आज ये 21 सीरीज़ ख़त्म हुआ, 22 सीरीज़ के लिए आप वेट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।